हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के एग्जाम के क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं मैच द स्टेजेस रिक्वायर्ड टू द करेक्ट स्टेप नंबर टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस व्हेन यूज्ड व्हेन ऑपरेटिंग टारगेट कॉस्टिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 6 हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेवलप द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे इस प्रोडक्ट के लिए हम क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं, कि हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए, हमारी उससे टारगेट कॉस्ट कितनी आएगी। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के बीच में गैप कितना है, उसको हम कॉस्ट कैप कहेंगे। और सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम इस कॉस्ट कैप को कम कैसे कर सकते हैं यूजिंग फंक्शनल एंड वैल्यू एनालिसिस। Alright. So these are all the 6 steps. Develop the product concept first, then set the selling price, set the desired profit margin, get the target cost, get the estimated cost, find the difference between target cost and estimated cost, which is our cost cap, and then try to find the reasons or try to find how we can reduce that cost cap. Alright, let's see if this answer is correct or not. That's correct, right? You can see here that it is the same process, right? They say ACC examining team comments here is that traditional pricing techniques such as cost plus take the production cost of a product and add on a required mark or margin to arrive at a selling price, whereas target costing works in a different way, right? Traditional costing and target costing are very different. Traditional costing is when we set the when we get the estimated cost first, then we set the profit margin on it, then we set the selling price. But in target costing, first thing is after deciding which product to produce to set the selling price. Okay, so once the product concept has been developed, the company will take this to the market and use the feedback gathered to set the selling price, because in target costing we give preference to what price consumers are willing to pay. बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग इस चीज में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि कंज्यूमर कितना प्राइस देना चाहता है, कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हम कितना प्राइस अपने कंज्यूमर से मांग सकते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग हमारा कंज्यूमर की प्रेफरेंस को टेक अकाउंट करता है, वेयर एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल प्राइसिंग टेक्निक्स नहीं करती है। ठीक है, ओके। एंड द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज मैक्सिमम समटाइम्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। तो हमें उस चीज को टेक अकाउंट करना है जब भी हम अपना सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 46. Now let's move on to question number 46. यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं company has a target markup of 25%. Markup is a profit as a percentage of cost and sells into competitive market where the market price is 120. तो मेरा target selling price 120 है. The company's current cost, estimated cost में variable cost 46 है, fixed cost 60 है, budgeted output is 10,000 units. ठीक है, तो हमें कितनी, अभी लोग पूछा व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू क्लोज द टारगेट गैप। हम पहले ये देखते हैं कि हमारा टारगेट कॉस्ट कितना है। तो मेरी टारगेट सेलिंग प्राइस है 120। ठीक है, प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट है 25% ऑफ 120, 25% ऑफ द कॉस्ट। ओके, सो ये कैसे निकालेंगे, अब क्या होता है मार्कअप में, कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट पे लगाते हैं मार्कअप, 100% कॉस्ट हुई, इस पे हमने 25% मार्कअप लगाया, मेरा सेलिंग प्राइस 125% हो गया, राइट? तो डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 125% इनटू 25%, दिस विल समवेयर बी अराउंड 24। ठीक है, अब टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू 96 मेरी टारगेट कॉस्ट आई, जिसमें से हमें पता चल रहा है कि 46 हमारी वेरिएबल रहेगी, बाकी की 50 जो बची उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट 46 तो एलोकेट होगी ही होगी, 50 एक ऐसी कॉस्ट है जो हम पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 60, ये हो गई टारगेट कॉस्ट। अब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट देखते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है मेरे पास वो है, हमने सोचा है कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे और एक यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट है 60। तो टोटल हुई 60 इंटू 10,000,
60,000, राइट। 60,000 हुई आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो हम यहाँ भी सेम एलोकेट कर रहे हैं, बट हमने फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कम एलोकेट की, 50 पर प्रोडक्ट की। तो अगर हम 60,000 को 50 पर प्रोडक्ट के हिसाब से एलोकेट करेंगे तो हमें 12,000 यूनिट्स बनानी चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर सकें। क्योंकि हमारी टारगेट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट हम पूरी एलोकेट कर ही रहे हैं, हम फिक्स कॉस्ट कम एलोकेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मतलब उतना खर्चा तो होगा ही होगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, बट फिक्स कॉस्ट को हम कम एलोकेट कर सकते हैं अगर हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें, राइट। क्योंकि जब भी हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि वो फिक्स रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितनी भी यूनिट्स बना रहे हो, राइट। तो ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टारगेट कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पे एब्जॉर्ब किया हुआ है। अगर हम अपनी यूनिट्स बढ़ा दें तो ऑब्वियसली जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब है फॉर एवरी यूनिट वो कम हो जाएगी, राइट। सिमिलरली हमको 12,000 यूनिट्स बनानी चाहिए ताकि हमारा जो कॉस्ट कैप है वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 12,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 50 हमारी फिक्स कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी, प्लस अगर 50 एलोकेट होगी तो हमारी टारगेट कॉस्ट प्लस मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट एकदम से हो जाएगी। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो एक ऐसी कॉस्ट है जो आपको इनका करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन आप अपने फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन को कम कर सकते हो अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो। लेट्स सी इफ दिस इज द करेक्ट आंसर और नॉट, राइट। ऑलराइट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां मार्कअप गिवन है वहां पे हम प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लेंगे, मार्कअप में प्रॉफिट को हम कॉस्ट का परसेंटेज लेंगे, और जहां मार्जिन गिवन है वहां पर हम प्रॉफिट को परसेंटेज लेंगे एज अ सेलिंग प्राइस की, वहां पे प्रॉफिट हमारे सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, एवरीथिंग एल्स इज ओके। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 50. In question 15, they are asking whether the following statements are true or false. सबसे पहली statement पे आता है a risk with the target costing is that cost reduction may affect the perceived value of the product. Obviously, there is a possibility कि जो आपने अपनी cost को कम किया है, जो function को हटा दिया, उससे शायद आपके product की value कम हो गई है, जो value आप अपने consumer को provide कर रहे थे वो कम हो गई है. So this is true. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोजेक्टेड कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज टू सिंप्लीफाई द डिजाइन। ये हमने पढ़ा था कि अगर हमें टारगेट कॉस्ट को अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका उसका क्या है कि हम अपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में अपने डिजाइन को सिंप्लीफाई कर दें, ताकि हम सेम फीचर्स प्रोवाइड करें बट इन अ सिंप्लीफाइड वे। जो भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स है जो कंज्यूमर को नहीं चाहिए वो हम निकाल ही देंगे, ताकि हमारी कॉस्ट भी बचे और कंज्यूमर को वो वैल्यू मिले जो वो चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज value of a target costing depends upon having reliable estimates of sales demand. Yes, this is also true. क्यों? क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर हमें हमारी डिमांड पता है तो हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत इजीली वहां पे अप्रोप्रिएट तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरहेड्स इज यूजुअली आजकल क्या है, आजकल ओवरहेड्स इज यूजुअली अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट। अगर आपको अपनी सेल्स डिमांड अच्छे से पता है तो आप उतनी क्वांटिटी बजट कर सकते हो और उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हो, ताकि आपकी टारगेट कॉस्टिंग और आपकी एस्टिमेट कॉस्ट का गैप कम रहे। So this is also true. Next, fourth statement is target costing may be applied to a service that are provided free to charge to consumers. No, target costing कहाँ अप्लाई होती है? जहाँ पे हमारे पास टारगेट सेलिंग प्राइस पता होता है। फ्री ऑफ चार्ज कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग यूज नहीं हो सकती, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग हमारी तब यूज करते हैं जब हम कंज्यूमर के हिसाब से अपना सेलिंग प्राइस सेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम फ्री में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर अ कॉल सेंटर हैंडलिंग दे आस्किंग सच एज द कॉस्ट फॉर कॉल सेंटर हैंडलिंग, ये आपको किसी और मेथड से इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। टारगेट कॉस्ट इज नॉट अ इफेक्टिव मेथड, सो दिस इज फॉल्स। लेट्स सी, so all of the answers are correct. All right, let's move on to the next question, which is question number 54. So आप क्वेश्चन 54 में the selling price of the product X is set at 550, ये मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। And the sales for the coming year are expected to be 800 units. A return of 30% on investment of 500,000 in product X will be required in the coming year. हमें बताना है what is the target cost for each unit of product X. 550,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमें 30% रिटर्न चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 150,000 का रिटर्न, ठीक है। अब ये देखते हैं
ये तो हो गया रिटर्न रिक्वायर्ड। अब हम ये देखते हैं कि हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस के हिसाब से एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है। मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 550 पे हम एक यूनिट बेच रहे हैं, हम 800 यूनिट्स बेचना चाहते हैं, तो मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू यहाँ पर हो गया 440,000। ठीक है, ये हो गया मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब हम ये देखते हैं कि इतना मुझे रिटर्न चाहिए, इतना मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। ठीक है, सो व्हाट कैन बी योर टोटल टारगेट कॉस्ट। टोटल टारगेट कॉस्ट कितनी हुई, 440,000 मेरे को मिल रहा है, 150,000 का मुझे रिटर्न चाहिए। टोटल टारगेट कॉस्ट जो आपके पास बच गई वो हुई 290,000 फॉर ऑल दी 800 यूनिट्स। ठीक है, अब टोटल टारगेट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट होगी 290,000 divided by 800, which is 362.5। ठीक है, 362.5 ही हमारा आंसर होगा। तो 362 ही हमारा आंसर होगा। दैट इज करेक्ट। तो हमने भी यहाँ पर 362.5 लिखा, यहाँ पर भी 362.5 है, सेम चीज। आपका रिटर्न इतना है, आपका टोटल सेल्स इतना है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपकी 290,000 होनी चाहिए और पर यूनिट के हिसाब से 362.5। दैट इज करेक्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास सेक्शन बी में। ऑलराइट, सो वी हैव अ सेक्शन बी क्वेश्चन व्हिच इज ड्रास कंपनी सितंबर दिसंबर 2021 क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं, दिस इज अ सेक्शन बी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी पे 5 MCQ क्वेश्चंस गिवन होंगे, सो लेट्स रीड इनटू इट। The Dras company is a global consumer electronics manufacturer. It sells its own brand of smartphones, computers, and personal entertainment devices. It uses target costing. Okay, सबसे पहले let's read all the case study, फिर हम questions पे जाएंगे। So the board of the Dras company has conducted a feasibility study in order to decide whether or not to launch a new device, DFARD, in 2019. The DFARD will have 3-year life cycle, over which a total of 80 million units will be sold. A total of 80 million units will be sold. The variable manufacturing and selling cost of DFARD is recently estimated at 123 per unit. Manufacturing and selling cost, तो ये मेरी estimated cost है. The total fixed product cost including the investment and overheads is budgeted to be 3,360 million over the whole life cycle. Okay, the initial estimate of selling price included in the feasible study of the DFARD was calculated to ensure a profit markup. Profit markup है हमारे पास 60% का. ठीक है, now the DFARD market research analysis, उसमें ये लोग कह रहे हैं that the board decided to commission some market research to determine the price customers would be willing to pay for DFARD. Sales volume and sales prices were estimated for various stages of DFARD. Product life cycle as follows. ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, बट देयर आर मेनली 4 लाइफ साइकिल्स और 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन, जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, ग्रोथ ड्यूरिंग द फेज इट्स ग्रोइंग इनटू द मार्केट, मैच्योरिटी जब उसकी सेल पीक कर जाती है, और डिक्लाइन जब सेल कम होने लग जाती है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइस गिवन है। Based on the market analysis, the board has approved the development of the DFARD as long as the total product cost, including manufacturing, investment, and overhead, did not exceed 13,000 million
अब retail outlets पे आते हैं. So the board of draft companies considering the opening of some retail outlets which will be located in major cities around the world. The outlet as well as selling draft companies products will also hold free of charge surgeries where the product users can seek help on how to use their devices and have their devices repaired. The board have been discussing whether it is possible to use target costing in relation to retail outlets. The following statements have been made. Director X is saying that target costing cannot be used because it is difficult to estimate target selling price for services. Director Y बोल रहा है target cost is most useful when what is being developed has a high degree of variability such as developing a new service. And Director Z बोल रहा है the target costing when developing new services is difficult because services are intangible and measuring a unit of service is not always possible. तीनों ठीक बोल रहे हैं, बट अब हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन पूछा which of the following statements about the use of target costing at Draft company is correct. It relies on just-in-time process in order to work. Second is it can be used alongside lifestyle costing and planning. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि it relies on just-in-time process in order to work. Just-in-time process का मतलब क्या होता है? Just-in-time process मतलब कि हम प्रोडक्ट्स तब प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है. हम कोई फालतू की इन्वेंट्री नहीं रख रहे. लेकिन सर्विसेज के लिए जस्ट इन टाइम प्रोसेस क्या होता है? जस्ट इन टाइम प्रोसेस मतलब कि जब वो कस्टमर मांग रहे हैं हम उसको तब प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. वो सर्विसेज के लिए ठीक है बट वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता. प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, राइट. सो ए इज नॉट करेक्ट. इट कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड लाइफस्टाइल कॉस्टिंग एंड प्लानिंग. यस, लाइफस्टाइल कॉस्टिंग के अगेन के साथ हम यूज कर सकते हैं टारगेट कॉस्टिंग को, बिकॉज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है कि हम पूरी लाइफ साइकिल जितनी भी स्टेजेस हैं प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट को एक साथ देखते हैं. तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि पूरी लाइफ साइकिल में हम कितनी कॉस्ट इनकर करेंगे और हर एवरेज हमारी कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी पर यूनिट एंड ऑन एवरेज हम कितना टारगेट कॉस्ट रखना चाहते हैं. तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं टारगेट कॉस्टिंग को, बट टारगेट कॉस्टिंग में यहाँ पर फॉर ड्राफ्ट कंपनी यहाँ पर जस्ट इन टाइम प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज ड्राफ्ट कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है द डी पैड एंड द डी पैड इज अ प्रोडक्ट नॉट अ सर्विस. तो उसकी इन्वेंट्री तो वो रखेंगे ना. जस्ट इन टाइम का मतलब कि हम तभी प्रोड्यूस करें जब हमारा कंज्यूमर चाह रहा है उस प्रोडक्ट को, डिमांड कर रहा है, राइट. सो ओनली 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 is incorrect as although just in time is often associated with cost reduction and performance investment, there is no prerequisite that must be in operation for target costing to be useful. Because क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग में हम इन्वेंट्री की कोई बात ही नहीं करते. टारगेट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग द करेक्ट सेलिंग प्राइस एंड सेटिंग द एंड क्लोजिंग द गैप बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट. ठीक है, इन्वेंट्री की बात ही नहीं होती हमारी टारगेट कॉस्टिंग में. सेकंड, यहाँ पर हमें केस स्टडी में भी नहीं कहा गया कि वो लोग जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हैं कि वो अपने पास मिनिमम इन्वेंट्री रख रहे हैं. जस्ट इन टाइम का मतलब कि आप मिनिमम इन्वेंट्री रख रहे हो, ठीक है, और तभी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो जब आपका कंज्यूमर डिमांड कर रहा है. एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज बट सम कैंडिडेट्स विल बिलीव दैट टारगेट कॉस्टिंग, लाइफस्टाइल कॉस्टिंग एंड प्लानिंग आर ऑल्टरनेटिव्स टू ईच अदर. नो, टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफस्टाइल कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड simultaneous with or alongside each other as well. Moving on to next question. They say which was the initial selling price of the D-pad from the feasibility study results. Feasibility study results के हिसाब से क्या पूछा गया ना हमारे क्वेश्चन में? इनिशियल सेलिंग प्राइस. अब आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी रिजल्ट्स के हिसाब से डीपैड का सेलिंग प्राइस क्या था. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ द डीपैड इज करंटली एस्टिमेटेड एट 123. द कॉस्ट फिक्स्ड प्रोडक्ट, द टोटल फिक्स्ड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड including investment and overheads is budgeted to be 3,360 million over the whole life cycle. The initial estimate of selling price included in the feasibility study of the D-pad was calculated to ensure a profit markup of 60%. Let's try and do this question in Excel. ठीक है, यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वो है 123. ठीक है, अब यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? आप कितनी यूनिट्स बेचना चाहते हो? 80 मिलियन, राइट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? मिलियन. ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरी? 3360 मिलियन. टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये भी मिलियन में. अब हमारा मार्कअप है 60%.
ठीक है। सो इसका 60% मार्कअप हो गया, प्लस अब निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हुआ दिस प्लस दिस, राइट। तो अब ये हुआ टोटल रेवेन्यू फॉर 80 मिलियन यूनिट्स। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो वो हुआ दिस डिवाइडेड बाय 80 264 264, बिकॉज ये सब मिलियंस में है इसलिए हमने इसको 80 से डिवाइड कर दिया। सो 264 इज माय टारगेट selling price, initial selling price 264, and that is correct. Let's move on to the next question. Based upon the market research analysis, what is the total gap of the DPAT if Draft company wants to achieve a target profit margin of 45%? ये हुआ मेरा, okay. The board decided to commission some market research to determine the price customers would be willing to pay for the DPAT. Sales volume and sale prices are given to us. Based upon the market analysis, the board has approved development of the DPAT as long as the total cost, including manufacturing, investment and overheads, does not exceed 13,000 million. मेरे पास total cost का estimate है 13,000 million, मतलब ये मेरी target cost है। हमको इस target cost को एक्सीड नहीं करना है अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बने। क्वेश्चन मुझसे पूछा है बेस्ड अपॉन द मार्केट रिसर्च एनालिसिस व्हाट इज द टोटल कॉस्ट गैप ऑफ द डीपैड इफ ट्रास्ट कंपनी वांट्स टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 45%। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 88, अब हम 89 कर रहे हैं। हमें है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, sales volume and sales price। sales volume हमारे millions में है, so 8, 14, 56 and 2, 425, 300, 220, 120। Alright. अब निकालते हैं हम टोटल रेवेन्यू सारी स्टेज के लिए। मल्टीप्लाई, इट्स ऑल्सो इन मिलियंस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग होल लाइफ। हमें चाहिए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 45%। प्रॉफिट मार्जिन अब हम लगाते हैं सेलिंग प्राइस पे और रेवेन्यू पे, तो ये हम इसी पे लगा देंगे 0.45। तो मेरी कॉस्ट होनी चाहिए 11088 और यहाँ पर हमें गिवन है टारगेट कॉस्ट एज 14,000। ऑलराइट, ये उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ये जो आई मेरी, ये मेरी टारगेट कॉस्ट हुई, ठीक है। टारगेट कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट कैप कितना हुआ,
इतना मार्केट रिसर्च के मेरे एस्टिमेट के हिसाब से इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा, उसके हिसाब से इतनी कॉस्ट हम इनकर कर सकते हैं, ठीक है, एज पर माई टारगेट। इतना रेवेन्यू मैं अचीव करना चाहती हूँ, इतना डिजायर प्रॉफिट मार्जिन है आपका, इतनी आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। बट मेरी एस्टिमेट के हिसाब से 13,000 मिलियन कॉस्ट होगी हमारी। टारगेट का कॉस्ट कैप कितना हुआ? 1912। करेक्ट आंसर इज 1912 मिलियन एंड दैट इज करेक्ट। Okay, 90th question पे आते हैं। पूछे the following proposals have been made in order to close the cost gap of DPAD. Introduce 24-hour working in factories where DPAD is made in order to increase the production and build inventory. पहली चीज, आप इन्वेंट्री बिल्ड करके रख भी लो, उसको बेचोगे तो ही आपको फायदा होगा, राइट। टिल द टाइम आप उसको बेचोगे नहीं, टिल द टाइम उसकी डिमांड नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ कीपिंग द इन्वेंट्री, राइट। और यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करें, टारगेट कॉस्टिंग में हम इन्वेंट्री की बात नहीं करते, राइट। टारगेट कॉस्टिंग इज मोर अबाउट हम की कॉस्ट को कैसे कम कर सके, राइट। और अगर आप 24 आवर वर्किंग करके इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो वैल्यू है डीपैड की वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर लेबर 24 आवर्स वर्क करी है या फिर दे आर वर्किंग ओवर टाइम, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शंस इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस क्वालिटी यूनिट्स। यस, दिस कैन हेल्प। हाउ? अगर आपकी वेस्टेज कम हो रही है तो आपकी वेस्टेज कॉस्ट भी तो कम होगी, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज द सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड इन ऑर्डर टू बूस्ट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द डीपैड। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग को इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि आपकी सेल्स यूनिट और बिक सके, सेल्स यूनिट बढ़ सके, सेल्स वॉल्यूम बढ़ सके। बट इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से हमारी टारगेट कॉस्ट कैप कम कैसे होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली सेकंड। दैट्स करेक्ट। Last question, in relation to the use of target costing for the retail outlets, which director statements are correct? Let's see. But दोबारा से directors की statement पढ़ते हैं हम लोग. Now let's look at what each director is saying. Director X कह रहा है कि target costing cannot be used because it is difficult to estimate target selling price of services. Target costing में आप services का selling price तो easily estimate कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका consumer कितना willing है उस service का price pay करने के लिए, right? या आपको कितना कॉम्पिटिटर्स प्राइस सेट कर रहे हैं, प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम टारगेट सेलिंग प्राइस बहुत इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं सर्विसेज के लिए। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो डायरेक्टर एक्स इज रॉन्ग हियर, हम इजीली टारगेट सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। डायरेक्टर वाई कह रहे हैं कि टारगेट कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज बीइंग डेवलप्ड, व्हेन what is being developed has a high degree of variability such as developing a new service. देखो, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तब हम टारगेट कॉस्टिंग इज मच मोर यूजफुल, क्योंकि वहां पर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग स्टेज चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एंड प्लानिंग स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जहां पर सबसे ज्यादा कॉस्ट डिटरमाइन होती है, राइट। तो प्रोडक्ट के लिए ये यूजफुल है उस टाइम पे। बट सर्विसेज, इफ सर्विसेज सो वेरिएबल, जहां पर सर्विसेज में हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है, हमें यही नहीं पता है कि हर कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमेशा जब भी हम सर्विस परफॉर्म करेंगे डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल लॉयर्स, वो जब भी अपनी कंसल्टेंसी एडवाइस देंगे वो हमेशा अलग होगी फॉर एवरी कस्टमर, राइट। तो वहां पर आप टारगेट कॉस्टिंग यूज नहीं कर सकते। टारगेट कॉस्टिंग कैन बी यूज जब आप स्टैंडर्डाइज सर्विस या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन जहां पर आपकी सर्विसेज में ज्यादा वेरिएबिलिटी है, ज्यादा चेंजेस हैं, हर बार आप परफॉर्म करोगे, वहां पे टारगेट कॉस्टिंग यूज नहीं हो सकती। सो डायरेक्टर वाई इज ऑल्सो रॉन्ग। डायरेक्टर जी पे आते हैं। Target costing when developing a new service is difficult because services are intangible and measuring a unit of service is not always possible. That is true. Intangibility is a characteristics of a service, ठीक है। और as my service is intangible, हम उसको यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, राइट। और अगर हम उसको यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम उसकी अप्रोप्रिएट कॉस्ट भी मेजर नहीं कर सकते हर बार। तो डायरेक्टर जी इज करेक्ट, डायरेक्टर एक्स एंड वाई इज रॉन्ग। हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए ओनली जी। That's correct. All right, that is it for the target costing questions. Now we will move on to life cycle costing.